ज़िंदगी में रिश्ते दौलत से ज़्यादा अहम होते हैं, लेकिन मेरे वालिद ने अपने जवान बेटे को खो कर ये जाना, अपनी अना और रौनक के चक्कर में अपना ख़ानदान तबाह कर लिया और हाथ भी कुछ ना आया। कहते हैं ख़ानदानी होने की ये निशानी है कि आदमी को इसके पुराने मुलाज़िम भी छोड़ कर नहीं जाते। अम्मी भी एक ख़ानदानी ख़ातून थी। वो नौकरों को प्यार से रखती थी, इनको अपने बच्चों से पहले खाना देती। यही वजह थी कि इनके पास पुराने नौकर भी अभी तक जुड़े हुए थे। हम बच्चों पर अम्मी की तरबियत का बहुत असर था। हम 4 बहन भाई थे, सब ही सलाह अमन पसंद और बाअदब थे। हमारी माँ ने ये सिखाया था कि कभी गरीबों को अपने से कमतर मत समझना और ना ही गरीब रिश्तेदारों को हकारत की नज़र से देखना। लेकिन वालिद साहब अम्मी से बहुत मुख्तलिफ सोच रखते थे। वो एक आला अफीसर थे। हमारे एक ही चचा थे। बदकिस्मती से वो तालीम हासिल ना कर सके, इसलिए करियाने की दुकान खोल ली कि रोज़ी रोटी हर हाल में करना ही होती है। यूँ हमारे और इनके दरमियान तबकाती फ़र्क पैदा हो गया। चचा जान की दुकान गर्चा ठीक ठाक चलती थी, इनके घर का गुजारा बखूबी हो जाता था, लेकिन मेरे अब्बू अफसरी मिलने की वजह से स्टेटस को अहमियत देने लगे और अपने सगे भाई से दूरी इख्तियार कर ली। लेकिन मेरी वालदा को अब्बू की ये नौखत पसंद ना आई। अफीसर के बच्चों में अगर नखोफत तो गरूर होता है तो वालदैन की वजह से होता है। मेरी माँ सीधी सादी इबादत गुजार खातून थी। वो इंसान को इंसान ही समझती थी। यही वजह थी कि उन्होंने ही हमें अच्छी तालीम दी और अपने गरीब रिश्तेदारों से कतई रहमी नहीं सिखाई। हम चचा के घर आते जाते और इनके बच्चों से प्यार मोहब्बत से मिलते थे। चचा अपने आबाई मकान में मुकीम थे, जो 5 मरले का था और पुराने तरस का बना हुआ था, जबकि वालिद को सरकारी बंगला मिला हुआ था जो कई एकड़ रकबे पर फैला हुआ था। हमारे पास गाड़ियाँ थी और नौकर चाकर भी, लेकिन वालिदा साहबा की तरबियत की वजह से हम में गरूर नाम की कोई चीज़ ना थी। मेरे सबसे बड़े भाई मोहसिन हम सब से ज़्यादा खूबसूरत, ज़हीनो फतीन थे, मगर साफ गो, नडर और मुँह फट थे। तभी इनके अक्सर लोगों से नहीं बनती थी। जहाँ बेटे होते सबसे अलग थलग नज़र आते। पढ़ाई में वो तेज़ थे, क्लास में अव्वल आते थे। इनको सबसे ज़्यादा चचा जान के घर आने से शगफ था। फारग वक्त में वहाँ चले जाते और ज़्यादातर चचा के बच्चों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते। मेरे वालिद को अपने अफसर होने का कुछ ज़्यादा ही एहसास था। वो अपने भाई को कमतर समझते थे। वो हमारा चचा के घर आना जाना और इनके बच्चों के साथ मिलना जुलना कतई पसंद ना करते, बल्कि हमें भी मना करते। अब्बू ना किसी को अपने हल्के में ये बताते कि मेरे भाई की करियाना की दुकान है या ये कि मेरा कोई भाई भी है। वो अपने दोस्तों से भाई और भतीजों का तारफ़ करवाना अपनी तौहीनो ख्याल रखते थे। अगर इनको पता चल जाता कि मोहसिन चचा के घर गया है तो सख्त खफा होते। कहते इन लोगों के साथ मेल जोल से कभी भी तुम लोगों के रिश्ते अच्छे घरानों में नहीं हो सकते, जबकि मैं तुम लोगों के रिश्ते खानदान से बाहर आला अफसरों के घरानों में करना चाहता हूँ। तुम लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि आला घरानों के लोग रिश्ते नाते करने से पहले ये छान फटक भी करते हैं कि जिन लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं इनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है। वो अपने छोटे भाई के बारे में कहते थे कि काश ये भी पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जाता तो मेरी लोगों के सामने ऐसी सबकी ना होती। गोया अब्बू जान की नज़र में दीगर पेशों की कोई हरमत ना थी। वो तो बस ऑफिसर होने को ही सब कुछ जानते थे। अब्बू की नखोफत के सबब चचा हमारे घर नहीं आते थे और ना इनके बच्चे हमारे घर आना पसंद करते। जाहिर है जब सगा ताया ही मुंह न लगाए तो क्यों कर इनका दिल करता आने को। अलबत्ता जब अम्मी और हम लोग इनके घर जाते हमारी बहुत आओ भगत करते और बहुत पाक से मिलते थे। अम्मी ने इन लोगों से अपने तौर पर नाता रखा हुआ था। इनकी खुशी गमी में खुद शरीक होती थी, लेकिन महज अब्बू जान की खफगी के खौफ से खुल्लम खुल्ला इनसे नहीं मिलती थी। यूँ हमारे ख़ानदान में अजीब से एहसासात रवा पा गए। हम अपने गरीब रिश्तेदारों से मिलते थे, इनसे प्यार भी करते थे और इस बात को सबसे छुपाते भी थे।
अपने बाप के इस तर्ज से हम खुश ना थे। बस चलता तो इनकी सोच ही बदल देते। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि हम बड़ी क्लासों में पहुँच गए। हसन भाई ने MBA कर लिया तो इनको मुल्क से बाहर जाने की सूझी। अब्बू चाहते थे कि वो किसी आला अफसर की बेटी से शादी कर ले और इसके ज़रिए बाहर निकल जाएं। इसके लिए उन्होंने काफ़ी तंगो-दूर की। वालिद साहब आला अफसर, इनकी माँ फैमिली दावतें करते। ये ऐसे अफसर थे जो अपने बच्चों के लिए होनहार नौजवानों की तलाश में थे और अपने होने वाले दामाद को बैरून मुल्क भिजवाने की इस्तात भी रखते थे। लेकिन मोहसिन भाई को वालिद के ये मंसूबे पसंद ना थे। वो कहते थे कि मैं किसी के दबाव में रहकर खुशी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, सो अपनी कोशिश से जाऊंगा। और अपनी कोशिश से जाने का मतलब था कि बंदे के पास बहुत सा माल और दौलत हो। अब्बू जान ने मोहसिन भाई को बड़े घराने में रिश्ते के लिए राज़ी करना चाहा, मगर इनको वो लड़कियां पसंद नहीं आई जो अब्बू ने इनके लिए पसंद की थी। इन दोनों लड़कियों के बाप इस कदर साहिब हैसियत थे कि वो मोहसिन को अपने खर्चे पर या हुकूमती ज़रा से बैरून मुल्क आला तालीम दिलवा सकते थे, बिजनेस करवा सकते थे और दौलतमंद बना सकते थे। मेरे वालिद को बेटे के रवैये का बड़ा दुख था। मोहसिन भाई वालिद की सौदागराना बातों को न सिर्फ ये कि समझते नहीं थे, बल्कि सिरे से अहमियत ही नहीं देते थे। इसके बरक्स वो चचा जान के घर दौड़े दौड़े जाते। दरअसल शुरू से ही भाई जान चचा जाद अतीका को पसंद करते थे और इसके साथ शादी के आरज़ूमंद थे। इस बात का तज़किरा उन्होंने मुझसे और अम्मी जान से भी किया, मगर हम लोग अतीका को चाहते हुए भी अब्बू के खौफ से दम सार थे। मोहसिन भाई ने बतला दिया कि शादी करूंगा तो अतीका से, वरना किसी से नहीं करूंगा। ये बात आप मेरी सुन रखें। बहुत कोशिशों से वो अपने बलबूते पर बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो गए। जाते हुए मुझे ताकीद कर गए कि अतीका की खबर रखना, ऐसा ना हो कि मेरे पीछे इसकी किसी और से शादी हो जाए। हालात मुझको लिखती रहना, अगर इसके रिश्ते की सुन गुन पाओ तो फ़ौरन खबर करना, मैं फ़ौरन पहुंच जाऊंगा। 3 बरस बाद वो बैरून मुल्क से वतन वापस आ गए। इन दिनों अतीका फाइनल ईयर में थी और अभी तक इसके रिश्ते की कहीं बात तय नहीं हुई थी। मोहसिन भाई ने जब हर तरह से इत्मीनान कर लिया तो दोबारा बैरून मुल्क जाने की सोचने लगे। इस बार अम्मी और मैंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने यही कहा कि एक बार और मेरा जाना ज़रूरी है। अगली बार आऊँगा तो अतीका से शादी कर लूँगा। चचा जान और चची से कह देना कि अगर उन्होंने बेटी का रिश्ता कहीं और किया तो मैं घर की ईंट से ईंट बजा दूँगा। और आप लोग भी हमारी शादी की तैयारी रखना। घर वालों ने इनकी किसी बात को संजीदगी से न लिया, क्योंकि हम सब ही अब्बू के इशारों के गुलाम थे। चचा भी इनका मिजाज जानते थे। मैंने इनको मोहसिन भाई का पैगाम पहुंचा दिया। वो सुनकर खामोश ही रहे। चचा जान, मोहसिन ही नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ कि अतीका मेरी भाभी बने। मैंने कहा था, बेटी तुम्हारे चाहने से क्या होता है, असल बात तो तुम्हारे अब्बू की है और तुम्हारे अब्बू बड़े अफसर आदमी हैं। रही मोहसिन के चाहने की बात तो ये वक्त जोश है। इस उम्र में सभी नौजवान ऐसा सोचते हैं। तुम अपने वालिद को कहो, अगर वो अतीका को बहू बनाना चाहते हैं तो मुझसे बात कर ले, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। अब्बू से कलाम करने की मुझ में जुर्रत ना थी। मैंने अम्मी को राज़ी किया कि अब्बू से बात करें। तब हम दोनों ने मिलकर इनसे बात की, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो ना दी। मोहसिन भाई कनाडा में थे। उन्होंने मुझसे राब्ता रखा हुआ था। वो मुझसे अतीका के बारे में पूछते रहते थे। बेशक मोहसिन भाई ने अतीका से भी ज़ुबानी इज़हार मोहब्बत ना किया था, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए ज़बरदस्त चाहत थी। मोहसिन भाई को गए 3 बरस बीत गए थे। अब्बू अम्मी इनके लिए बहुत उदास थे। वालिद ने राब्ता किया कि बेटा अब आ जाओ ताकि हम तुम्हारी शादी कर दें। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी की खुशी देखने की आरज़ूमंद है। बिला आखिर इसने अब्बू को कह दिया कि मैं तब ही वापस आऊँगा जब आप मेरी अतीका से शादी करेंगे। वालिद ने जवाब दिया, तुम आओ तो सही, इस मसले पर भी बात कर लेंगे। जब वो लौटा तो उन्होंने फिर से पहले वाला तर्ज अपना लिया। आला ख़ानदान की खूबसूरत लड़कियां दिखाई, लेकिन भाई का एक ही जवाब था, चचा का ख़ानदान क्या बुरा है?
आखिर तो वो हमारा अपना ही खानदान है। दौलत के फ़र्क से ज़ात और रिश्ते तो नहीं बदल जाते। एक रोज़ मैं चचा के घर गई तो पता चला कि अतीका की तो मंगनी हो गई है। मैंने मोहसिन भाई को ये खबर ना पहुंचाई कि परदेस में परेशान हो गए। तकरीबन 1 माह के बाद शादी थी। अतीका की शादी से 1 हफ्ता कबल मोहसिन का फ़ोन आ गया। कहने लगा, आरफा, मैंने ख्वाब देखा है कि अतीका की शादी हो रही है। क्या बात है? कहीं ये सच तो नहीं? मुझसे झूठ ना बोला गया, वरना वो बाद में नाराज़ होते। सब सच बता दिया। वो फिर भी नाराज़ हुए और फ़ोन रख दिया। अतीका का घर सजा हुआ था। अगले दिन इसकी रुखसती थी कि मोहसिन भाई आ पहुँचे। सारे घर वाले हैरान थे कि ये ऐन वक़्त पर क्यों कर पहुँच गया। खुदा खैर करे, कहीं रंग में भंग ही ना डाल दे, क्योंकि इसके मिजाज को सभी जानते थे। जो बात करनी होती डंके की चोट पर कर गुजरता था। मोहसिन भाई के तेवर देख कर मैं डर गई। दुआ मांगने लगी कि खुदा खैर करे, देखे क्या होता है। घर पहुंचने की थोड़ी देर बाद वो नहा धोकर लिबास तब्दील करके गाड़ी में चचा जान के घर चला गया। अतीका के घर बारात का इंतजार हो रहा था और वो दुल्हन बनी बैठी थी। चचा जान मोहसिन को देखकर घबरा गए, लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ना इसने घबराहट जाहिर की। इसने चचा की गली में गाड़ी पार्क कर दी और फुल आवाज़ में टेप चला दिया। चचा जान ने अब्बू को फ़ोन किया। तभी अम्मी दौड़ी हुई गई और किसी तरह बेटे को समझा कर घर ले आई। ये कह कर के तुम्हारे वालिद से बात करती हूँ, अभी तो अतीका का निकाह बाकी है। तुम खातिर जमा रखो, हम कुछ ना कुछ करते हैं। अब्बू बज़ाहिर निकाह लिखवाने गए थे। उन्होंने वहाँ कुछ ना किया, उल्टा गवाह बनकर आ गए। थोड़ी देर मोहसिन ने इंतज़ार किया कि अब्बू अच्छी खबर लाते हैं। जब कुछ खबर न आई तो वो फिर उठकर चचा के घर चल दिए। वहाँ तो रुखसती तैयार थी। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे। मोहसिन भाई स्टेज पर चढ़ गए। जितनी रकम जेब में थी सब दूल्हा को बतौर इस्लामी दे दी और बोले कि काश कुछ और होता तो वो भी दे देता। फिर उन्होंने गाड़ी की चाबी भी इसको दे दी और अतीका से कहने लगे कि मैंने आज तक अपनी चाहत का इजहार तुमसे नहीं किया था, बस बुजुर्गों की मिन्नतें करता रहा, लेकिन आज बड़ी बरादरी के सामने कहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा। लिहाजा अब मैं तुमको अब इस शख्स के साथ नहीं जाने दूंगा। इसको तलाक देनी होगी और तुमको मेरा होना होगा। ये क्या ओल फोल बक रहे हो? शायद फिर नशा कर लिया है। चचा और करीबी रिश्तेदारों ने मोहसिन भाई को काबू किया। फिर हालात की नज़ाकत को देखते हुए वो सब यक ज़ुबान होकर कहने लगे, ये हमारा कज़न नशा करता है, इसीलिए इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, अक्ल ज़ायल हो गई है, ये नीम पागल है, इसको अभी अस्पताल ले जाते हैं, ये मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आ गया है। ये हर दफ़ा जहाँ भी अजीज़ों की यहाँ शादी हो रही होती हैं ऐसे ही ओल फोल बकने लगता है। इसके साथ ही इन लोगों ने पकड़ दकड़ कर मोहसिन को काबू में किया और उठाकर एक कमरे में ले गए। कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। इसके चीखने चलाने की भी परवाह ना की गई। बेचारी अतीका हैरानो परेशान रोने लगी। इसने कुछ कहना चाहा तो इसकी माँ ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। फौरन ही रुखसती कर दी गई। इससे पहले कि दूल्हा वाले मामले को समझ जाते, इनको दुल्हन के हर करीबी अजीज़ ने यही समझाया कि मोहसिन इनके ख़ानदान का एक पागल लड़का है। अगर ज़हनी तौर पर दुरुस्त होता तो भी इस तरह के हरकत ना करता। अगर अच्छा, दूल्हा वालों के जहन में सवाल उठे भी होंगे, मगर वो निहायत शरीफ लोग थे, खामोश हो गए और किसी ने कभी तकरीब में रंग में भंग नहीं डाला। जो बेटियों वाले होते हैं ऐसे वक्त में हालात को बिगाड़ने की बजाय संभालने की कोशिश करते हैं। रुखसती हो गई, बारात चले गई। चच्ची ने कमरे का दरवाज़ा खोला। मोहसिन भाई इनके घर से बगैर कुछ कहे निकल गए। दूल्हा दुल्हन गाड़ी में और बारात बस में गई थी। अभी बारात जीटी रोड तक पहुंची थी कि सड़क पर मोहसिन भाई पहुंच गए। उन्होंने कितनी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाई थी
वो दूल्हा दुल्हन वाली गाड़ी के आगे आगे चलने लगे। गाड़ी ने साइड देकर इनको बचाने की कोशिश की, मगर बारातियों से भरी बस, जिसकी रफ्तार तेज थी, इनकी गाड़ी पर चढ़ गई और बाई की कार बुरी तरह बस की जिद में आ गई। बाई सड़क पर तड़पने लगे। बस रुक गई। बाराती बस से उतर गए। सब जाए हादसा पर जमा हो गए। मोहसिन बाई ने मौका पर दम तोड़ दिया। इस वक्त दुल्हन को न बताया गया कि कौन बस के नीचे आ गया है, बल्कि चचा दूल्हा दुल्हन की गाड़ी को बहुत आगे निकाल कर ले गए। जब मरने वाला जान हार गया तो किसी ने दुल्हन से क्या हिसाब लेना था। इस बेचारी का कोई कसूर भी न था। बहरहाल जैसी भी जिंदगी मिली अतीका ने गुजार दी, मगर मेरा प्यारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। जुनून इश्क ने इनसे जान की कुर्बानी ले ली। काश मेरा भाई होश से काम लेता और ऐसा इंतहाई कदम ना उठाता। माँ बाप बच्चों की मर्जी को अहमियत दें तो ऐसे बहुत से वाक़यात रुक सकते हैं, लेकिन बड़ों की हठ धर्मी नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती।